अब तो है जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी। सौतन से ये रैन है आए, सौतन से ये रैन है आए, अब तो है जाने ना दूंगी। एक है मन्नत एक है दुआ, दोनों ने इश्क की रूह को है छुआ। दाएं से पढ़ या बाएं से पढ़, फर्श से अर्श तक इश्क है लिखा। अच्छा, कल मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। आ जाना। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ ठीक है, मेरे शौहर की डेथ को 8 साल गुजर चुके, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे यूँ खुलेआम मिलूंगी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मैं तुमसे इस तरह खुलेआम नहीं मिल सकती, समझे? और अभी जाओ यहाँ से, किरण घर पर है, मैं तुमसे खुद रब्ता करूंगी, मैं मिलने आऊंगी तुमसे, ठीक है? आंटी, मेरा नाम रमीज़ है और मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। एक छोटी सी जॉब है, कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ। फ़िलहाल सैलरी 25,000 है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम किरण से शादी करना चाहते हो? जी आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किरण को खुश रखूँगा। तुम्हारी आमदनी क्या है? सिर्फ 25,000? और इस कलील आमदनी में तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो? मामा प्लीज। यू जस्ट शट अप। और रमीज, तुम्हारी शादी किरण से किसी सूरत नहीं हो सकती, भूल जाओ किरण को, क्योंकि इसके मरहूम वालिद ने अपनी जिंदगी में इसका रिश्ता तय कर दिया था अपनी बहन के बेटे से। लेकिन आंटी, मैं और किरण एक दूसरे से... शट अप। मैंने तुमसे कहा ना कि भूल जाओ किरण को। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से, जाओ, गेट आउट। ये आप ठीक नहीं कर रही, और मैं भी देखता हूँ आप किरण की शादी किसी और से किस तरह करती हैं। रमीज, रमीज मेरी बात सुनो रमीज। मामा, ये आपने जरा भी अच्छा नहीं किया। आपको मेरी खुशियाँ जरा भी अजीज नहीं है। आपने रमीज से झूठ क्यों बोला कि मेरा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है? बहुत अच्छा किया मैंने। तुमने देखा उसका बिहेवियर, गुंडा है एक नंबर का, धमकियां देके जा रहे हैं वो। और एक बात सुन लो, तुम्हारी शादी तो मैं रमीज से नहीं होने दूंगी। और जो तुम कह रही हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे वालिद ने अपनी जिंदगी में तुम्हारा रिश्ता अपनी बहन के बेटे से तय कर दिया था, वहीं तुम्हारी शादी होगी। और देखो बेटा, अगर तुमने रमीज से मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे बाप की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। याद रखना मेरी ये बात।
पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम वादा करो मुझसे कि अच्छा काम करोगे और मुझे मायूस नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ मायूसी नहीं होगी। किरण, हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं रमीज, मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं ये सब करके अपने पापा की रूह को तकलीफ नहीं दे सकती। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। क्या तुम मुझे भूल सकती हो? हाँ, भूल जाऊंगी मैं तुम्हें। किरण, ये तुम ठीक नहीं कर रही। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका कर्ज तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को उतारना पड़ेगा। आज जाने की जिद रमीज? ना करो, हेलो रमीज? तुम ही सोचो जरा, क्यों ना जान जाती है जब उठ के जाते हो। मैं तुमसे जुड़ी हर याद जला दूंगा। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रो, जान जाती है जब उठ के जाते हो। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। मैं तुझसे जुड़ी हर याद मिटा दूंगा। जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। किरण, कहाँ हो बेटा? किरण, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? किरण, किरण, कहाँ हो बेटा? किरण, 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 मेरी बच्ची, क्या हुआ है? हाँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो, उठो, किरण, क्या हुआ मेरे बेटे? या अल्लाह, क्या हुआ मेरी बच्ची को? उठो, आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे? क्या हुआ किरण? आंखें खोलो, किरण, किरण। तुमने डेड बॉडी के साथ नज़ीर को भेज दिया, और तुम ऐसा करो कि एविडेंस जमा करो, मैंने इनसे कुछ बात करनी है। मिसेस बेलग्रामी, डकैत ने आपके पूरे घर की तलाशी ली है। आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या कुछ गायब हुआ है? मेरी दौलत, मेरी इकलौती औलाद, वो औलाद ही ना रही, और आप मुझसे पूछ रहे हैं सामान का? ये डकैती नहीं है, इसे डकैती का रंग देने की कोशिश की गई है। मुझे मालूम है ये सब किसने किया है। आपको किसी पर शक है? वो लोफर लड़का, वो गुंडा मवाली रमीज। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं, और मैं भी देखता हूँ आप किरण की शादी किसी और से किस तरह करती हैं। मेरी बेटी के पीछे लगा हुआ था। एक दिन तो वो आप हौसला रखें, रमीज हो या कोई और हो, कानून से नहीं बच सकेगी। मैडम, ये केस फाइल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कोई नई बात पता चली? जी मैडम, पता ये चला है कि किरण के वालिद ने उसका रिश्ता बचपन में अपनी बहन के बेटे से तय कर दिया था, लेकिन किरण रमीज़ को पसंद करती थी। और फिर जब रमीज़ उसका रिश्ता लेकर किरण के घर आया तो उसकी वालदा ने ना सिर्फ रिश्ता देने से इनकार किया बल्कि रमीज़ को बेइज्जत भी किया, जिसकी वजह से रमीज़ इश्तियाल में आ गया और उसने ये धमकी दी कि इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर तो ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला भी हो सकता है। आपने इस कज़न को चेक किया कि ये किस कमाश का इंसान है? जी मैडम, मैं उनके घर तो गया था,
लेकिन उससे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, उसकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादती के शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, मुल्ज़िमा के बाजुओं और गले पर ज़ख्मों के निशानात मौजूद थे। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कत्ल के वक्त मकतूला ने मुल्ज़िम से मज़ाहमत की थी और मौत जो वाक़या हुई है वो दम घुटने से हुई है। यही लगता है कि मकतूला का गला घोंटा गया। इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह से लाश पर मैट्रेस डालकर उसे कवर किया गया था, उससे तो नज़र आता है कि जैसे कातिल को कोई वहाँ से भागने की जल्दी नहीं थी, और दूसरा ये भी बात कि उसे शायद कत्ल करने के बाद एहसास नदामत हुआ हो, यानी कि वो मकतूला को जानता था और उसे कत्ल करने के बाद उसे गिल्टी फीलिंग हो रही थी। इससे तो दो लोगों पर ही शक जाता है, एक रमीज़ और दूसरा मकतूला का कज़न। मैडम, जब मकतूला की फूफी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा आजकल मुल्क से बाहर है। अच्छा, चलें देखते हैं। फ़िलहाल आपने जाए वारदात से फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया? जी हाँ मैडम, लाश से कुछ स्पेसिमेन कलेक्ट करके हमने डीएनए लैब भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। चलें, अभी तो हमें अगली हेयरिंग पर पूरी कोशिश करनी है कि रमीज़ हमें रिमांड पर मिल जाए, और इसके अलावा आप मकतूला और रमीज़ दोनों के सेलफोन रिकॉर्ड भी निकलवा के दीजिएगा। पाकिस्तान में कत्ल की वारदातों की साइंसी बुनियाद पर तफ्तीश के लिए पंजाब पुलिस ने स्पेशलाइज्ड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट तश्कील दिया है, जिसमें 478 सीनियर अफसरान के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को शामिल किया गया है, जिन्हें फॉरेंसिक तफ्तीश की खुसूसी तरबियत दी गई है। ये यूनिट कत्ल की वारदात की तफ्तीश में रिवायती तरीक़ाकार अपनाने के बजाय फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करता है। अदालत मुल्ज़िम रमीज़ हसन को 7 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देगी। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। नहीं। सर, बता रहा हूँ सर, मेरे तो रिश्तों को भी इल्म नहीं था कि किरण का कत्ल हो गया, और वैसे भी उस वक्त तो मैं अपने दोस्त के घर पे था। मुझे उस दोस्त का नंबर चाहिए, मुझे अभी और इसी वक्त उससे बात करनी है। नंबर बता। सर, मेरा दोस्त घर पे नहीं था, और जब वो नहीं मिला मैं वापस आ गया। घर में था या नहीं, मुझे नंबर चाहिए। नंबर दे। बोल बोल बोल। मैडम, हमने रमीज पर हर किस्म की सख्ती कर ली, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, और ना ही उसके पास कोई ऐसा गवाह है कि जिससे वो साबित कर सके कि वो बेगुनाह है। और दूसरी बात ये मैडम कि हमारे पास भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिससे हम साबित कर सकें कि वो गुनाहगार है। हमें सेलफोन के मैसेजेस से भी कोई ख़ास क्लू नहीं मिला, जिसमें नज़र तो आता है कि वो धमकियां देता रहा है मकतूला को, लेकिन वो भी नाकामी मोहब्बत के मैसेजेस ज़्यादा लग रहे हैं, और सिर्फ इन मैसेजेस की बुनियाद पर तो अदालत में उसे मुजरिम नहीं साबित किया जा सकेगा। मैडम, मैंने उसके मोहल्ले वालों से भी पूछा है, लेकिन किसी ने नहीं ये बताया कि कत्ल के रोज़ उन्होंने रमीज़ को उस मोहल्ले में देखा। वैसे इंस्पेक्टर साहब, हम मकतूला के उस कज़न को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमें क्या पक्का यकीन है कि वो वाकई में मुल्क से बाहर है? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इमिग्रेशन वालों से रब्ता कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तो जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी क्लियर नहीं होना। ये सारा केस शदीद डिपेंडेंट है डीएनए रिपोर्ट पर। कितने दिन और लगेंगे? इसको तकरीबन 45 दिन लग जाएंगे। बहुत डिले है ये तो, इसका मतलब है इंतज़ार ही करना पड़ेगा अभी तो।
प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। देखिए रोइए मत। कैसे चुप हो जाऊं बेटा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। आंटी किरण मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि अब वो उस दुनिया में नहीं है। और उसे कितना समझाती थी कि रमीज उसके लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो किसी की समझती ही कहाँ थी। रमीज जैसे कातिलों को तो सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। हाँ, कातिल तो पकड़ा गया है, मगर हमारा निजाम इंसाफ ऐसा है कि पता नहीं कब उसे सजा और कब मेरी बेटी की रूह को इंसाफ मिले। तुम दुआ करना बेटा, दुआ करना। अगर डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक ये वारदात रमीज ने नहीं की और उसका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हट जाता है, तो फिर तो हमारे पास एक ही सस्पेक्ट रह जाता है, मकतूला का कज़न। क्या अपडेट है उसके बारे में? मैडम, इमिग्रेशन वालों से हमने पूछ लिया है और वाकई वो मुल्क से बाहर ही है। ऐसा करो कि मेरी किरण की वालिदा अतीका से तो बात करवाओ, उससे भी तो मालूम करेंगे उसको अपनी नंद के बेटे पर शक है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम अतीका साहिबा, आमना कबीर बात कर रही हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि डीएनए रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन वो डीएनए सैंपल रमीज के साथ मैच नहीं किया। अब इस रिपोर्ट से तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये वारदात रमीज ने नहीं की। आपसे ये पूछना था कि आपको किसी और पर शक है? किसी और की दुश्मनी आपकी बेटी से हो सकती थी? नहीं नहीं, हमारी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं। रमीज ही मेरी बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ था। इस बदबख्त ने तो। देखिए, हमें किसी और पर शक है, आपके नंद के बेटे पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं थी। तफ्तीश को आप किस सिमत ले जा रही हैं? देखें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बेटी का असल कातिल पकड़ा जाए। अब जो भी शक के दायरे में आ सकता है उसको शक की निगाह से तो देखेंगे। बहरहाल आप ये बताइएगा कि आपकी बेटी की कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती हो? हाँ, अफशा किरण की बेस्ट फ्रेंड थी, वो आज ही मुझसे मिलने आई थी। मैं आपको उसका नंबर सेंड कर देती हूँ, आप उससे बात कर लें। चले, बहुत बेहतर। अफशा नाम बता रही हैं, बहुत बेहतर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। उनको तो जरा सा भी शक नहीं है अपने नंद के बेटे पर। हैरत की बात है, वरना अक्सर इन-लॉज के साथ इतनी बनती नहीं है लोगों की। थोड़ा मकतूला की वालिदा को भी चेक करें। ये भी नंबर भिजवा रही हैं किरण की बेस्ट फ्रेंड अफशा का, उससे एक मीटिंग टाई अप करो, जाकर मिलो। डीएनए टेस्ट जराइम की तफ्तीश में दो तरह से मदद करता है। अगर मुल्जिम की शनाख्त हो जाए तो उसके डीएनए का सैंपल जाए वारदात से मिलने वाले शवाहिद से मैच किया जाता है। इसी तरह अगर मुल्जिम नामालूम हो तो जाए वारदात से मिलने वाले बायोलॉजिकल एविडेंसेस के जरिए डीएनए डेटाबेस में मुल्जिम को तलाश किया जाता है और इसी डेटाबेस के जरिए एक क्राइम सीन के शवाहिद से दूसरी वारदातों का भी सुराग लगाया जा सकता है। अफशा, आप किरण की बहुत अच्छी दोस्त थी, आप उनके बारे में कुछ बताएंगी कि उनके और किस तरह के दोस्त हैं? किरण के तो बहुत सारे दोस्त थे और वो ये सारे दोस्त सोशल मीडिया के ज़रिए बनाती थी। काफ़ी देर तक फेसबुक भी यूज़ करती रहती थी। मैं उसे काफ़ी समझाती थी लेकिन वो सुनती ही नहीं थी। अपने सारे दोस्तों को अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस फ़ौरन दे देती थी। ये बताएं, रमीज़ के अलावा भी कोई लड़का किरण से शादी का ख्वाहिशमंद था? जी, इसके अलावा और भी 2 लड़के थे, फवाद और ज़ुएब। वो दोनों भी किरण से शादी करना चाहते थे, लेकिन किरण ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। फवाद और ज़ुएब, आप जानती हैं इन दोनों को? जी नहीं। मुझे इनका एड्रेस मिल सकता है? मैं किरण की फ्रेंड लिस्ट में से चेक करके आपको दे सकती हूँ। ठीक है, थैंक्स। बोलता क्यों? कुछ बताया इन्होंने? देखो,
अब भी वक्त है, बता दो, वरना हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। What? सर मुझे किरण की मौत की खबर टीवी से मिली थी। मैं तो उस दिन शहर में ही नहीं था। आप चाहे तो वेरीफाई करा सकते हैं। और शहजादे, तू क्या कहते हैं? जिस वक्त किरण का मर्डर हुआ उस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस पे था। फार्म हाउस गया हुआ था? हाँ, तुम दोनों सच बोल रहे हो या झूठ? इसका फैसला डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से होगा। देखिए अतीका साहिबा, केस अब थोड़ा सा उलझ गया है क्योंकि लाश पे से जो डीएनए स्पेसिमेन मिला था और उसकी जो डिटेल्ड डीएनए रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये स्पेसिमेन तो किसी खानदान के फर्द का है और ये खानदान का फर्द आपके शौहर के खानदान की साइड से नहीं बल्कि आपकी फैमिली के साइड का कोई इंसान है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये तो सिर्फ दो बहनें और दोनों अमेरिका में रहती हैं। एक बेऔलाद है और एक की दो बेटियां हैं। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरी बेटी को रमीज नहीं मारा है। क्या पता रमीज ने पुलिस को रिश्वत दी हो। देखिए डीएनए की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि रमीज का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए मुझे भी कहीं जाना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हेलो, किस किस्म की खातून है? फोन बंद कर दिया। मुझे पिछले कुछ दिनों से ना इस औरत पर शक हो रहा है। आयो साहब से कहो इसके बारे में जितनी मालूमात है सब इकट्ठी करें। आई वांट देम ऑन माय डेस्क। ठीक है। कहाँ जाती है, किससे मिलती है? हर बच्चे में निस्फ डीएनए इसकी माँ का होता है और निस्फ इसके बाप का। इसे जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। लेकिन हर बच्चा जीनियाती तौर पर अपनी माँ या बाप, दादा या दादी या बहन या भाई से मुख्तलिफ भी होता है। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। अदालत जानना चाहेगी कि इस्तगासा ने इस केस में अब तक क्या तफ्तीश की है। योर ऑनर, मकतूला किरण के जिस्म से जो डीएनए स्पेसिमेन उठाया गया था, जब उस डीएनए स्पेसिमेन की डिटेल्ड रिपोर्ट आई तो हमें ये जानकर हैरत हुई कि ये डीएनए तो मकतूला के वालिदैन में से एक के साथ मैच कर गया था। योर ऑनर, ये डीएनए मकतूला की वालिदा अतीका के डीएनए से मैच करता था। योर ऑनर, इस हाफ डीएनए के मैच करने के पीछे असल राज क्या है, मैं चाहूंगी कि मकतूला की वालिदा अतीका को कटहरे में बुलवाऊं। इजाजत है। अतीका साहिबा, जब डिटेल्ड डीएनए रिपोर्ट आई और पुलिस ने आपको इस बात से आगाह किया कि वो आधा डीएनए आपकी फैमिली से मैच करता है, तो क्या आपने पुलिस की कोई मदद की इस मामले में? नहीं, आपने मदद नहीं की बल्कि आपने तो जानबूझकर कानून को गुमराह किया। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। जो पुलिस ने मुझसे पूछा मैंने उसे सब बताया। क्या आपने पुलिस को ये बात भी बताई थी कि किरण आपके दूसरे शौहर की बेटी है और इससे पहले आपकी एक और शादी भी हो चुकी थी? वकील साहिबा, ये मेरा बेहद ज़ाती मामला है। मेरे मरहूम शौहर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अपनी पहली शादी का तज़किरा किसी से ना करूं। किरण को ये बात कुछ अरसे पहले ही पता चली। वो इस राज को लेकर मुझे ब्लैकमेल करती थी और कहती थी कि आप मुझे मेरी पसंद की शादी से किस मुंह से रोक सकती हैं। आपने भी तो अपनी 2 बार पसंद से शादी की थी। अपने बेटे के बारे में आपने पुलिस को क्यों आगाह नहीं किया? मैं ये हकीकत कैसे बताती वकील साहिबा? मैं अपनी बेटी तो खो चुकी हूँ लेकिन अपना बेटा नहीं खोना चाहती मैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, जब डिटेल्ड डीएनए रिपोर्ट आ गई और उसके बावजूद अतीका साहिबा ने इस बात की वजाहत नहीं की कि आखिर इस डीएनए रिपोर्ट का स्पेसिमेन अतीका की फैमिली से किस तरह मैच करता है, तो हमें अतीका पर शक होने लगा
कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये छुपा रही है। योर ऑनर, जब हमने इंटरनेट पर अतीका के केटरिंग बिजनेस के बारे में मालूमात हासिल की तो उस पेज पर देखकर ये मालूम हुआ कि होम डिलीवरीज और फूड केटरिंग का बिजनेस इन्होंने किसी यूसुफ मलिक को बेच दिया है, जबकि इवेंट मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। योर ऑनर, ये जानने के लिए कि अतीका की फैमिली में कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी मकतूला किरण से दुश्मनी हो सकती थी और किरण की लाश से मिलने वाला डीएनए स्पेसिमेन जिसके साथ मैच कर गया था। योर ऑनर, अतीका के फैमिली ट्री को मालूम करने के लिए हमने नादरा से रुजू किया तो हमें मालूम हुआ कि अतीका की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और इनके पहले शौहर का नाम फुरकान मलिक था। योर ऑनर, फुरकान मलिक का नाम जानकर हमें थोड़ी सी हैरत हुई कि क्या ये महज इत्तेफाक था कि फुरकान मलिक का नाम और यूसुफ मलिक के सरनेम्स एक ही थे। योर ऑनर, इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद पुलिस ने यूसुफ मलिक को गिरफ्तार कर लिया और उसने पुलिस के सामने इकरार जुर्म भी कर दिया है। योर ऑनर, मैं यूसुफ मलिक को कचहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिम को पेश किया जाए। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट यूसुफ मलिक की तरफ से पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। माय लॉर्ड, मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेरा क्लाइंट उसने जुर्म किया है और उसका ज़मीर मलामत कर रहा है, जिसकी वजह से वो अदालत के अंदर अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है। लेकिन मेरी अदालत से सिर्फ ये सदा है क्योंकि मुलजिम अपनी मर्ज़ी से ये जुर्म कबूल कर रहा है और उसको पता है कि मुझे फांसी भी हो सकती है, मुझे उम्र कैद भी हो सकती है। मैं सिर्फ अदालत से ये गुजारिश करूंगा कि उसको कम से कम सजा दी जाए। थैंक यू मैडम। मुल्जिम यूसुफ मलिक, ये एतराफ़ी बयान तुम रज़ाकाराना तौर पर दे रहे हो या किसी तशद्दुद या दबाव के खौफ से तो नहीं दे रहे? रज़ाकाराना तौर पर दे रहा हूँ। जज साहब, मेरी किरण से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बेगुनाह मारी गई। मेरी असल दुश्मन तो मेरी माँ है। इन्होंने मेरे वालिद के वफात के बाद दूसरी शादी कर ली और अपने साथ रखने के बजाय मुझे हॉस्टल में डाल दिया और अपनी ही माँ से चोरी छुपे मिलता था। मामा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा हूं मैं आपका, इस तरह चोरी छुपे कब तक मिलता रहूं आपसे मैं? मैंने तुमसे कहा ना, अभी तुम जाओ, मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगी। जाओ यहाँ से। ये चाहती नहीं थी कि किसी को पता चले कि इनके पहले शोहर से भी एक बेटा है। जैसा शादी के बाद मेरे अखराजात बढ़ गए थे और अब मैं एक बेटे का बाप बनने वाला था। मेरे इसरार पर मामा ने कैटरिंग वाले बिजनेस में दफ्तरों को सप्लाई का ठेका मुझे दे दिया, मगर फिर एक ही हफ्ते बाद वापस ले लिया और कहा कि तुम नालायक हो, नखट्टू हो, मेरा सारा बिजनेस तबाह कर दोगे। मामा के इस रवैये से मुझे नफरत हो गई। जैसा मुझे अपनी ज़िंदगी इस्टेब्लिश करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और ये इतना पैसा कमाती थी, मुझे आइडिया था कि घर में भी बहुत माल होगा। और उस दिन मैंने सोचा सिर्फ इतने से पैसे?
इतना बड़ा बिजनेस है मामा का, सारा माल तो बैंक में जमा नहीं किया होगा। पता नहीं कैश और ज्वेलरी कहाँ छुपा के रखी हुई है इन्होंने। तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में घुसने की? अच्छा, मामा ने पैसे देना बंद कर दिए तो तुम अब हमारे घर में आके चोरी करोगे? रुको, मैं मामा को इन्फॉर्म करती हूँ। मामा सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। मैं भी उनका बेटा हूँ। उनके बिजनेस और जायदाद की तुम अकेली वारिस नहीं हो, समझी तुम? बताओ, कैश और ज्वेलरी कहाँ रखी हुई है? जल्दी बताओ। अरे अंदर का गंदा खून तुम्हें चोरी करने पर ले ही आया ना? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। इसका फिर छोड़ूंगा तो फोन करोगी ना? छोड़ो मुझे। ये तो मर गई। खुदाया, ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपनी इनका कत्ल कर दिया मैंने। ये क्या कर दिया मैंने? जज साहब, मेरा किसी को भी कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन जो भी हुआ वो एक हादसा था जो मुझ बदनसीब के नसीब में लिखा हुआ था। जज साहब, मैं इतराफ़े जुर्म करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जज साहब मुझे कम से कम सजा दे। मैं एक बच्चे का बाप हूं, कोई आदी मुजरिम नहीं हूं। अब जो चाहे मुझे सजा दे। वकीला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम यूसुफ मलिक बेरोजगारी से तंग आकर अपनी सौतेली बहन के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ और बाद अज़ा उसका कत्ल कर दिया। लिहाजा ये अदालत दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्जिम यूसुफ मलिक को 14 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम की वालदा अतीक़ा बिलगरामी को हक़ाइक़ छुपाने और कानून को गुमराह करने के जुर्म में दफ़ा 201 और 202 के तहत पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। यह अदालत मुल्जिम रमीज़ हसन को इस मुकदमे से बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।